नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि मैंने अभी 2 ही वीडियो अपने YouTube पे डाले हैं और आपके व्यूज़ और लाइक अच्छे से मिल रहे हैं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत धन्यवाद और निवेदन करता हूँ आप इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाने का काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूँ 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें हमें अपने देश की सत्ता पर किन लोगों को बिठाना चाहिए, कैसी नीति के लोगों को बिठाना चाहिए। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसके सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं, दूसरी तरफ डॉट वाला इंडिया गठबंधन है। हालांकि उसमें से टीएमसी और जेडीयू चली गई हैं, माफ करना, उन्होंने अभी तक अपना कोई नेता घोषित नहीं किया है, लेकिन हाँ, वो कांग्रेस हेडेड दल है, कांग्रेस हेड कर रही है उसको। जब हम चुनाव में जाते हैं, जब हमको सिलेक्ट करना होता है, तो हमें 3-4 चीज देखनी होती हैं कि उस गठबंधन की घरेलू नीतियां कैसी रही हैं अब तक, विदेश नीति कैसी रही है, सेना के मामले में उनका क्या सोच है, भ्रष्टाचार के मामले में उनका क्या सोच है, और देश के विकास के लिए उनका क्या प्लान है आगे का। तो आप जानते हैं 1947 के बाद 2014 तक ज़्यादातर जो सरकारें रही वो कांग्रेस हेडेड पार्टी रही, कांग्रेस की अपनी खुद की या कांग्रेस हेडेड। और उसके अंदर हम बात करें सबसे पहले घरेलू नीति की, तो आज़ादी के बाद से ही हमारे देश की घरेलू नीति में एक सबसे बड़ी खामी ये रही कि उस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद भी जो मुसलमान भाई बहन हिंदुस्तान से प्यार करते थे वो हिंदुस्तान में रहे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि नेहरू जी की नीतियां और कांग्रेस की जो नीति थी, उन्होंने उनको कभी भारत की मुख्य धारा में नहीं जोड़ने दिया। उन्होंने उनको धर्म के शीशे में ही बांधे रखा, उसी सीमा में बांधे रखा, उनको दीनी शिक्षा की तरफ धकेल दिया और उनमें धीरे धीरे कट्टरता उस दीनी शिक्षा के कारण से आ गई और उनके लिए इस्लाम प्रथम हो गया, राष्ट्र प्रथम नहीं रहा। ये सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को हुआ। दूसरी विदेश नीति की बात करें तो उसमें भी हमने बहुत त्रुटियां की। हमारी विदेश नीति इतनी लचर थी कि उस वक्त सोवियत रूस के अलावा दुनिया का कोई बड़ा देश हमारे साथ नहीं था और हमने आंख मीच के चीन को हिंदी चीनी भाई भाई किया। पहले 48 में कश्मीर में हम जीतते हुए हमने युद्ध विराम करके हमारा कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा उनके हवाले कर दिया पाकिस्तान के, और 1962 में हमने हमारी फौज को पूरा लड़ने का सामान नहीं दिया
और उस वक्त जो हमारी एयरफोर्स चीन की एयरफोर्स से बहुत मजबूत थी, हमने उसको भी युद्ध में शामिल होने के लिए मना कर दिया। उसका नतीजा ये रहा, हमारे बहुत जवान शहीद हुए और देश की बहुत बड़ी भूमि पर चीन का कब्जा हो गया। कितना दुर्भाग्य की बात है। और जब पाकिस्तान से 71 की लड़ाई हुई, तब अगर सोवियत रूस नहीं होता तो हम बांग्लादेश बनाने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि अमेरिका का 7वां बेड़ा आ रहा था। तो विदेश नीति भी हमारी बहुत अच्छी नहीं रही। और भ्रष्टाचार की तो बात ही मत कीजिए। आजादी के जस्ट बाद 1948 में हमने जीप खरीदने, सेना के लिए जीप खरीदने का मन बनाया, और ब्रिटेन में एक विदेशी कंपनी को 80 लाख रुपए के अनुबंध पे तत्कालीन रक्षा मंत्री ने साइन कर दिए, वीके मेनन साहब ने। और वो जीप आज तक नहीं आई हिंदुस्तान में। इस घोटाले की गूंज जब संसद में उठी और मेनन साहब से जवाब मांगा, तो उन्होंने कहा मैंने शराब के नशे में साइन कर दिए थे। नेहरू जी से कहा देखिए, इसका त्याग पत्र लीजिए। नेहरू जी ने उस घोटाले के उजागर होने से एक दिन पहले ही कहा था कि मेरे कैबिनेट में अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो मैं तार पर उल्टा लटका दूंगा। जब नेहरू जी से कहा गया आप लीजिए एक्शन, नेहरू जी कुछ दिन चुप रहे और उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो उनका यार था। अब कैसा यार था आप जानते हैं। और नेहरू जी ने ये कहा कि प्रजातंत्र की गाड़ी को चलाने के लिए भ्रष्टाचार रूपी ईंधन की आवश्यकता रहेगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और उसके बाद कितने घोटाले हुए वो आपसे छुपे हुए नहीं है। तो इस देश को जर्जर कर दिया। जितने हमारी सेना के भी कोई सौदे किए गए, उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। और सेना को साजो सामान इसलिए नहीं मिला कि जब तक उनको भ्रष्टाचार का कहीं नहीं होता तो वो उसको खरीद नहीं करते थे। जहां तक बात करें 2014 के बाद की, तो मोदी गवर्नमेंट में घरेलू नीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया वही किया सबका साथ सबका विश्वास। ये जो परिवर्तन हुआ, उन्होंने कोई भी योजना बनाई हो उसमें कोई जाति या किसी धर्म विशेष के लिए कोई स्पेशल नहीं किया गया, सबके लिए समान रूप से किया गया। ये सबसे बड़ी विशेषता है। देश में विकास की बहार ला दी। जो 2014 से पहले जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति जितनी बुरी हालत में थी आप सब जानते हैं, उसको पटरी पे लाए, नोटबंदी की। और उस नोटबंदी कारण से पाकिस्तान तबाह हो गया। और चिल्लाया कौन? हमारा ये विपक्ष आज का। इन्होंने विरोध किया। जो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक या सेना के हर उसका विरोध करते रहे हैं।
विदेश नीति की बात करें तो आज भारत का डंका पूरे संसार में बजता है। आज वो समय है जब भारत को विभिन्न देशों से मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला। और जो ये कहते थे ये मोदी के विरोध, मोदी जी और जो बीजेपी लोग हैं ये मुसलमानों के विरोधी हैं, आज सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर दिया तो मुस्लिम देशों ने दिया। ये भ्रम टूटना चाहिए, लेकिन ये जो गठबंधन है ये नहीं टूटने दे रहा। आज स्थिति क्या है? हमारी सेना को मजबूत किया गया, सेना को हर तरह का साजो सामान दिया गया। इतना ही नहीं, जो हमारे सैनिक मोर्चे पे हैं उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिले, इसका ध्यान गया है। वो इसलिए दिया है कि जब मोदी जी खुद ही दिवाली पे भी उन सैनिकों के बीच ही बनाते हैं तो उनका दुख दर्द तो वो जानते हैं। आज हमारे पड़ोसी देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठा के देखे, और जो कोशिश की थी आतंकवादियों के जरिए उसका भी माकूल जवाब दिया गया। ये हमारे गर्व की बात है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए शॉर्ट में कुछ कहना चाहता हूं। आज जो हालात है, विपक्ष कोई भी विकास का, देश के विकास का कोई भी रोड मैप आपके सामने नहीं रखता। वो सिर्फ एक काम करता है, मोदी जी और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना, देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके खिलाफ बोलना, ईवीएम के खिलाफ बोलना। जब ईवीएम को के लिए जब कहा जाता है आइए परखने के लिए आ जाइए, तो ये भाग जाते हैं। लेकिन पब्लिकली ये मीडिया में बोलेंगे। इनका एकमात्र एजेंडा एक ही है, क्योंकि ये जो डॉट वाला एनडीए गठबंधन है इसमें ज्यादातर परिवार वाले दल हैं और भ्रष्टाचार के आखंड डूबे हुए। ये आज कहते हैं कि ये ईडी और जो सीबीआई है ये बीजेपी वालों को क्यों नहीं पकड़ती, कांग्रेस वालों को क्यों पकड़ती? अरे भाई, इतने साल तक तो आप रहे सत्ता में, आपने कितने पकड़े? आपको किसी ने रोका था? आप में इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि आप खुद करप्ट थे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, देश को बचाने के लिए, देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण इकट्ठा बनाने के लिए, जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठकर एकजुट देश का निर्माण करने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमको ये फैसला लेना है। और मेरे विचार से इस वक्त एनडीए गठबंधन से ऊपर बढ़िया कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। आज के लिए इतना ही। फिर निवेदन करूंगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद।